हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, ये हमारी रफ्तार सीरीज चली हुई है और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर आई हूँ और हमारी वाईफाई में कुछ दिक्कत हो गया था, तो वो ठीक हुआ, तब तक कुछ समय लग गया। और अगर आपको ये निरंतर क्लास चाहिए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पहले मैंने 9 वीडियो डाल दी है, जिसने नहीं देखी है वो भी देख लेना। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बड़े ही चयनित प्रश्न हैं, यानी 2004 से लेकर 2024 तक सारे प्रश्न करवाऊंगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ये सारे प्रश्न कर लिए, लगभग आपके 15,000 के क्वेश्चन आसपास ये हो जाएंगे। अब ये मैं 15,000 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनमें जैसे मान लीजिए अगर अभी क्या है, भाषा का कोई टॉपिक आ गया तो जितने भी भाषा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, यानी जो चयनित है, यानी मलाई वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पूरे टॉपिक की व्याख्या होगी, उससे बनने वाले PYQ भी होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसके साथ ही अभी आपके पेपर में समय है, लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय है। तो अगर अभी भी आप संपूर्ण PDF लेना चाहते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम की, तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मात्र और मात्र 999 रुपये की मैंने कर दिया है, क्योंकि आप में से बहुत से भाई बहन ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम बेरोजगार हैं और आप हमें फ़ोटोकॉपी भी निकलवानी पड़ती है, थोड़ा कम कर दीजिए। और जिन्होंने 1500 रुपये की ले लिया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनको 1500 की दे दी थी। तो बाकी चर्चा करेंगे विस्तार से। अब क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएंगे। मेरी क्लास में जब आप बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि आप बहुत सारे प्रश्न आपको नोट करने पड़ेंगे ताकि ये क्लास आपको दोबारा ना देखनी पड़े। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठें। और जो चयनित प्रश्न, वैसे तो सारे ही चयनित हैं, लेकिन कुछ प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको नोट कर ले और कितने में से कितने नंबर आए ये भी आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस निःशुल्क का फ़ायदा उठा सके। पूरी ये सीरीज़ बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: जनपद हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कोरवी और रेखता। ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, ये हमने करवा दिया था। ठीक है, तो हमने ये 10% इसमें से करवा दिए थे। मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, और ये इससे पहले मैंने 9 वीडियो डाल रखी भाई, वो भी आप 9 की 9 वीडियो ज़रूर देख ले ताकि आपका एक बेस मजबूत हो सके। अभी क्या है, ये भी मैंने 11वां प्रश्न की स्क्रीन पर 11वां करेंगे। अंधा युग किस नाटक विधा के अंतर्गत आता है? तो अंधा युग आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इसलिए ये प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। और इससे मैं एक बात और बता दूं, अंधा युग से जितने भी, यानी अंधा युग से एक प्रश्न आएगा ही, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिविजन करें, इसका कम से कम 3-4 बार तो जरूर करें। अंधा युग किस नाटक के अंतर्गत आता है? गीति नाट्य, नाटक रूपक और प्रहसन। तो इसका सभी जानते हैं, गीति नाट्य। अभी गीति नाट्य क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए नाटक में एक तो नाटक होता है जो उसकी दृश्य होता है और सर्वे होता है, लेकिन जो गीति नाट्य उसमें क्या है, मतलब गीत भी होते हैं जो लय के द्वारा कुछ उसमें गाए जाते हैं, तो इसलिए उसे गीति नाट्य बोलते हैं। अंधा युग 1955 में, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 में हुआ था। इसके जो लेखक थे धर्मवीर भारती। ये किस विधा की है? तो ये क्या है, नाट्य विधा की, यानी गीति नाट्य, और इसे काव्य नाटक भी कहा जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे आपके 2 प्रश्न, इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है और काव्य नाटक भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं। प्रकाशन वर्ष 1955, लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है, और ये क्या है, काव्य नाटक है और गीति नाटक भी है। तो 4 प्रश्न हो गए ना। तो इन्हीं प्रश्नों की यही खासियत है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की नामवर सिंह ने माना है, रामविलास शर्मा ने माना है, विजय मोहन ने, गोपाल राय ने। तो 12वां प्रश्न का आपका उत्तर रह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोपाल राय ने इसे देवरानी जेठानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, तो वो हम क्या है कभी बाद में चर्चा करेंगे किसने किसको माना है, लेकिन अभी के लिए आप पूरा विवरण देखिए और अपने
जो आपका बेस है उसको मजबूत बनाइए। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका विस्तार दिया है। थोड़ी पीडीएफ धुंधली हो, क्योंकि मैं कई बार क्या होती है पीडीएफ रात को बनाती हूँ भाई, मेरा दिन में समय नहीं मिलता कि, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब की बार जो पीडीएफ बनाऊँ मैं सुबह दिन में ही बना लूँगी। ठीक है, तो ये देखो पंडित गोरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी दिखाई तो दे रहा होगा। एक मतलब आप अपनी तरफ से भी जूम कर सकते हो। ठीक है, अब ये नहीं कि आप मतलब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो बताते नहीं है, वो ऐसे भी छोटा दिखाई दे रहा है तो साफ नहीं दे तो छोड़ के चले जाते हैं वीडियो को। तो आप अपनी तरफ से जूम कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो जूम करके देख लें। पंडित गोरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी। पहले तो बात ये है कि जो देवरानी जेठानी की कहानी है ये कब गए, किसकी रचना है, ये पंडित गोरीदत्त की। अब पंडित गोरीदत्त की रचना है देवरानी जेठानी की कहानी। अब ये कब प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1870 है। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न ये है कि ये किस विधा है, ये इसकी विधा है, उपन्यास है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे किसे माना है, तो गोपाल राय ने माना है। और अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास, ये यहाँ तक है। देवरानी जेठानी तो यहाँ तक है, यहाँ हमने 4-5 प्रश्न कर लिए इसके तो। लेकिन अब आगे की बात सुने। अंग्रेजी ढंग का जो प्रथम उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। और परीक्षा गुरु का समय जो प्रकाशन वर्ष है 1882 है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपने याद भी कर लिए होंगे, तो आपका रिवीजन करने में आपको काफ़ी फायदा मिला होगा। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है, निराला, मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती। शिखर से सागर तक 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका आपका उत्तर हो जाएगा अज्ञे। शिखर से सागर तक की जो जीवनी है ये अज्ञे द्वारा रचित है। और ये देखो इसका संपूर्ण विवरण क्या है। अब से शिखर से सागर तक 1986 में। और संबंधित व्यक्ति कौन है, हरि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अंगे और राजकमल राय, ये क्या है इनके बारे में है। और निराला। अब देखो इन प्रश्नों की यही खासियत है, इसका प्रकाशन वर्ष दे दिया, इसका रचनाकार देख दिया, जिससे संबंधित है जिसके जीवन के बारे में वो दे दिया। अब क्या है इसके साथ इसके जो संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो भी इसमें दे दे। जैसे निराला की साहित्य साधना, अब 1969, ये क्या है किसके जीवन पर आधारित है, सूर्यकांत त्रिपाठी की। और ये किसने लिखी है, रामविलास शर्मा ने लिखी है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा रहेगी। निराला की साहित्य साधना 1969 और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर है और ये रामविलास शर्मा ने लिखी है। ठीक है, मुक्तिबोध क्या, ये भी ध्यान रखना है ये किसके जीवन से संबंधित है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। तो ये तो है आपके जो जिनके जीवन पर आधारित है, यानी इनकी जो घटनाएं हैं इनके जीवन, और ये इनके लेखक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 और ये मुक्तिबोध की जो है और इसके लेखक जो है विष्णु चंद्र शर्मा है। ठीक है भाई, मुझे मुक्तिबोध की ये विष्णु चंद्र शर्मा, मुझे विष्णु प्रभाकर लग रहा है, जहाँ तक विष्णु प्रभाकर आएगा मेरे ख्याल से। तो इसका उत्तर ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। सही भाई, आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की है, माफ कीजिए, आवारा मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर की है, ये बिल्कुल ठीक है। मुक्तिबोध की आत्म का विष्णु चंद्र शर्मा ही है इसकी। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी देर के लिए, माफी चाहूंगी। आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर की है ये विष्णु चंद्र शर्मा की है। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है, धैर्य बना के रखिए आप। अब क्या है, रस गंगाधर के रचनाकार कौन है, अभिनव गुप्ता है, दंडी है, पंडित जगन्नाथ है और आचार्य विश्वनाथ हैं। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये रहेगा आपका सी, पंडित जगन्नाथ है। रस गंगाधर के रचयिता कौन है, पंडित जगन्नाथ है। अब देखो इसका जो इसके इर्द गिर्द सारे जो टॉपिक से जो प्रश्न है वो मैं क्या इस बुक में दिए गए हैं। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की, देखो मैंने निशान लगा रखे इनके। काव्यदर्श दंडी। मैं एक और बता देती हूँ, मुझे एक, हालांकि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वैसे तो याद ही है सबको, देवरानी जेठानी की कहानी क्या है, गोरीदत्त की है, पंडित गोरीदत्त की है, सबको याद है। लेकिन हो सकता है कोई अभ्यर्थी पहली बार तैयारी करा, उनके लिए बता देती हूँ कि जैसे इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, देवरानी जेठानी कैसी है, गोरी है, देवरानी जेठानी कैसी है, गोरी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं।
तो मैं ये यहाँ लेकर आ रही हूँ आपको पंडित जगन्नाथ, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की है, काव्यदर्श दंडी की। देखो मैंने इसको क्या है, जब मैंने याद करने में कठिनाई हो रही थी तो मैंने इसका लास्ट का उठा लिया था। काव्यदर्श दैसे दर्श दैसे दंडी, काव्यदर्श दैसे दर्श दैसे दंडी। और तंत्रालोक ये अभिनव गुप्त, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। जो साहित्य का जो दर्पण होता है, दर्पण मतलब शीशा, सभी जानते हैं। जो साहित्य का दर्पण होता है, भाई साहित्य का दर्पण तभी होगा तो पूरे विश्व के दर्शन करवाएगा, तो विश्वनाथ। अब भरत मुनि ने एक काव्य गुण कितने माने हैं, तो सब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग को माना है, लेकिन आज जो भरत मुनि ने उन्होंने 10 काव्य गुण माने हैं। 10 इन्होंने काव्य गुण माने और 10 दोष भी इन्होंने 10 माने और गुण भी इन्होंने 10 माने हैं, और इन्होंने अलंकार 4 माने हैं। लेकिन इन सब का विवरण किसमें, नाट्य शास्त्र में। और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ आपको पूरा विवरण दिखाई देगा। तो देखो भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। अलंकार कितने माने हैं, 4 माने हैं। जो 10 गुण वो देखे, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, शोकार्य, अभिव्यक्ति, उदार। ये भाई कूड़े वाला आ गया, थोड़ा एडजस्ट करें, आवाज़ आ रही है। मम्मट, भामह, आनंदवर्धन गुणों की संख्या। अब आनंदवर्धन है और मम्मट नहीं, ये तीनों क्या है, जैसे मम्मट है, भामह है, आनंदवर्धन है, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 3 मानी है, और ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। देखो मम्मट, भामह, आनंदवर्धन ने कितनी मानी है, 3 मानी है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, और आगे बढ़ते। अब 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस ओनक्रिस्टिज्म का अनुवाद किसने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया और रमेश कुंतक ने किया है। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो इसका रहेगा जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर पोप के एम से ओनक्रिस्टिज्म का समालोचन 1897 नाम से पदात्मक अनुवाद है। तो आपको ये भी याद रखना, ये पदात्मक है, ये गद्यात्मक है। जो पद्यात्मक है उसका मतलब ये कि ये कविताओं में लिखा गया है, यानी लय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जैसे कविताएं और गज़ल और गीत को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपकी गद्य भाग में आ जाती हैं। जैसे नाटक है, उपन्यास, ये सभी जानते हैं, लेकिन मैं सबको लेकर साथ लेकर चलना होता है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार तैयारी में उतर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इसलिए मुझे उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। तो ये ना सके कि आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, काल कर्मानुसार लगाना है। तो मिस्र बंधु, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, नारदन ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह, और ये किस किस की रचनाएं हैं ये आप पढ़ लेंगे, और इधर भी दी गई हैं शिव सिंह सरोज। और इस प्रकार से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका होगा। हालांकि मैं आपको यहाँ बता ये, और देखो ये तो अगर आपको सन भी याद नहीं है ना तो भी आपको पता है। जो घासीदास तासी की जो रचना थी, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हुए अभी इसका नाम भी याद कर ले। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में ये नाम इतना बड़ा है और कंफ्यूज करने वाला, हो सकता है ये लिखवा कर देख ले, क्योंकि एक बार एक अभ्यर्थी से मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो एक अभ्यर्थी से ये नाम लिखवा के देख लिया गया था, क्योंकि ये नाम इतना बड़ा है और फिर इसमें काफ़ी मात्राएँ अशुद्धि वगैरह, आप इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो बी इसका उत्तर रहेगा। तो अब देखो इसका विवरण देख लेते हैं। इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, प्रथम भाग इसका 1839 और द्वितीय भाग इसका 1847 है। और द्वितीय भाग के भी जो तीसरा भाग है, हालांकि इसके 2 भाग है, लेकिन दूसरे भाग के भाग है उसका 1871 है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, आप याद रखेंगे। तो ये है घासीदास की, और इसकी जो भाषा है वो फ्रेंच भाषा है। क्या है, फ्रेंच भाषा। इसमें नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, याद आता है कई बार इसकी भाषा क्या है, तो इसकी फ्रेंच भाषा है। शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेगर, तो ये हिंदी में लिखा गया, हिंदी भाषा में। हालांकि हिंदी, ये तो हिंदी का तो ये है पहला, लेकिन इसकी भाषा क्या थी, फ्रेंच भाषा थी। तो देखो एक हिंदी का एक दुर्भाग्य रहा है कि हिंदी का जो साहित्य पहली बार हिंदी में नहीं लिखा, बल्कि किस में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा है। लेकिन ये याद रखना, 1883 में शिव सिंह सेगर ने पहली बार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो ये बात भी याद रखना है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ ये 1888 और ये अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, मिस्र बंधु, विनोद, जो श्याम, सुखदेव, ये तीनों भाई थे,
तो इन्होंने क्या है, इसको 1913 में लिखा था तीनों भाइयों ने मिलकर। और एक इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद नवरत्न। ये जो नवरत्न वाली है 1910 में है, ये भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी जाती है। अब ये प्रश्न क्या है, ये आपके यूनिट नंबर 4 में दिया है। तो यूनिट नंबर 4 है कि आपकी जो यूनिट है सबसे छोटी यूनिट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ उस छोटे यूनिट के प्रश्न तो आप गलत ना करें, उनको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, तो अब देखना प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। और मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न अगर आपको सन भी याद नहीं है फिर भी आप इसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्या है, पहला दे रखा है। तो सबको पता है कि पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो ये तो सबको पता है, लेकिन बाद में ना याद रहे ना रहे, वो 1828 राजा राम मोहन राय। अब मैं इसलिए इसका विवरण आपको दिखा देती हूँ ताकि आप सुनेंगे देखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, लेकिन सिर्फ सुनेंगे तो शायद याद ना भी रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा विवरण आपको दिखा देती हूँ। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। फिर अब क्या है, जैसे मान ले, मैं इसको ट्रिक बताते, अब मान ले हम ब्रह्मा को याद कर रहे हैं, ब्रह्मा मतलब भगवान को याद करें, तो हम कैसे किस विधि से याद करेंगे, फिर हम उसकी प्रार्थना करेंगे। 1867 महादेव गोविंद रानाडे। फिर आर्य समाज, ये इसकी आर्य समाज का सन गलत दिया, हो सकता है ये प्रिंटिंग में कुछ गलती हो तो इसको आप सुधार लेना। 1875 है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, 1875 ही आएगा, लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये ठीक है या मेरे वाला गलत है तो आप इसको क्या है देख सकते हो कहीं से इधर उधर, आपके पास जो ऑथेंटिक बुक है। 1875 क्या है, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज फिर है रामकृष्ण मिशन 1870 में स्वामी विवेकानंद है। और इसको आप एक कॉपी पेन लेकर इसको नोट कर लेना और इसको बार बार याद करना, क्योंकि ये प्रश्न मुझे आने की पूरी संभावना लग रही है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बार बार पूछने के बावजूद भी ये प्रश्न गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छायावादी कविधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि क्या है। अब क्या जन्म तिथि देखना है। जितने भी आपके पाठ्यक्रम में आपको लग रहा है कि मैं कुछ बातें ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सचेत करती हुई चल रही हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। जितने भी आपके पाठ्यक्रम में कवि लेखक लगे हैं उनका तो कालक्रम जरूर याद कर लेना, और बाकी के ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं में से आपके प्रश्न आ जाएंगे और आपके कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब अभी आपने देख लिया होगा, तब तक मैंने कुछ बातें बताएंगी। ये इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको इसका विवरण दिखा देती हूँ। देखो ये है इसका विवरण, ये है जयशंकर प्रसाद 1889। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी तभी हुआ था। जो शिवरानी है, जो आपके घर में प्रेमचंद घर में शिवरानी की जो शिवरानी ने जो जीवनी लिखी है अपने पति पर, तो शिवरानी का जन्म भी इसी सन को हुआ था। ये आप जोड़कर पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। जवाहरलाल नेहरू का भी, शिवरानी का भी और जयशंकर प्रसाद का भी जन्म इसी सन में हुआ था। एक जगह नोट कर लेना जितने भी हुए हैं। ठीक है, अब निराला के जन्म के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगी। 1899 दिया गया, लेकिन कहीं कहीं आपको 1897 भी मिलेगा, तो एक कन्फ्यूज नहीं होना कि आपने वहाँ में हमें गलत पढ़ा दिया गया, वहाँ 99 था या स्थान। कुछ लेखक ऐसे हैं जिनके 1-2 साल आगे पीछे रहते हैं, सभी के तो नहीं रहते लेकिन कुछ के रहते हैं, वो आप याद कर लेना और विकल्प के अनुसार निशान लगा देना। सुमित्रा नंदन पंत 1900, महादेव वर्मा 1907, और ये सभी छायावादी कवि है, चारों के चारों। इनके आप जरूर याद रख लेना और वीडियो को रोक कर अच्छी प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सकती। काफ़ी अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी है, वो बोर हो जाएंगे। प्रकाशन की दृष्टि से इन काव्य कृतियों का सही क्रम लगाना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। युग गीत फरोश, युगवाणी, कुकुरमुता, हरिघास पर चरमन, युगवाणी और कुकुरमुता। ठीक है, तो 20 का आप देखेंगे युगवाणी सबसे पहले आएगा, कुकुरमुता, हरिघास पर क्षण। ये क्या है, सारे जो कुकुरमुता भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है, हरिघास पर क्षण भर भी लगी हुई है। तो ये जो भी आपके पाठ्यक्रम है उनको तो आप जरूर पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट माध्यम से जरूर बताना। जैसे आपको मोटिवेट होने की आवश्यकता होती है, वैसे मुझे भी। जब आप अच्छे कमेंट करते हो तो मैं जल्दी वीडियो लेकर आती हूँ, और जब आप अच्छे कमेंट नहीं करते हो तो मैं ज़्यादा समय लगा देती हूँ। ठीक है,
तो एक बार कमेंट के माध्यम से, और अगर आपको और भी कोई सुधार की आवश्यकता है या आप चाहते हो कि ऐसे किया जाए तो आप अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि आप भी मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हो नेट JRF PhD भी या कुछ की। तो युगवाणी 1939, सुमित्रा नंदन पंत कुकुरमता 1942, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिगासपर छनबर 1949। और क्या है ऐसे देखो जो आपके पाठ्यक्रम में उनके मैंने निशान लगा दिए हैं, ठीक है, तो उनको आप जरूर ध्यान देना। युगवाणी 1939 में सुमित्रा नंदन पंत की कुकुरमता आपके पाठ्यक्रम में 1942 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और हरिगासपर छनबर 1949 है। ये हग्गे की है, इसका नाम भी आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसका नाम बड़ा है तो इसको भी याद रखना। गीत फरोश 1956 भवानी प्रसाद मिश्र। अब गीत फरोश की थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ कि जैसे हम जाते हैं भवानी के दरबार में तो हम गीत के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं, गीत गाते हैं ना, देखा होगा आपने। हमारे जैसे हम तो अगर नहीं भी गाते हैं तो लेकिन भजन चलते रहते हैं, हम गुनगुनाते रहते हैं, और हमारी जो दादी नानी है और जो हमारी माताएं हैं वो तो बहुत गाती हैं, तो आपने देखा होगा। और निराला के अनुसार प्रकाशन का सही अनुक्रम लगाना है। अब निराला के ये सारे क्या है उपन्यास है, और इनका अनुक्रम आप लगाएंगे तो इसका रहेगा अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अगर आप सन याद नहीं कर सकते तो लय के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, 2-3 बार ऐसे बोलकर भी आप याद रख सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप तरीका कौन सा अपनाते हैं, लेकिन याद करना पड़ेगा। अप्सरा 1931 और निराला 1933, निरुपमा 36, प्रभावती 36, चोटी की पकड़, काले कारनामे 50। एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। अप्सरा 31, अलका 33, निरुपमा 36, प्रभावती भी 36, चोटी की पकड़ और काले कारनामे 50। ठीक है। अब क्या है, आपने इन आधुनिक कविताओं के आंदोलन का सही अनुक्रम लगाना है। तो ये तो आसान प्रश्न आप लगा ही लोगे, सबको पता है। प्रगतिवाद आएगा, फिर प्रयोग, फिर नई कविता, फिर अकविता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। लो विवरण भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है प्रगतिवाद 1936 मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। प्रयोगवाद 1943 हरिनंद अग्गे। नई कविता जगदीश गुप्त 1954 और अकविता 1965 श्याम परमार। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर और आप इसे 2-3 बार पढ़ लें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखेंगे। काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य, अब ये क्या है, काव्य शास्त्र का प्रश्न है, और काव्य शास्त्र भी अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको फायदा, फिर उस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप याद कर लें। ठीक है, तो ये आपका 23वां प्रश्न आपका रहेगा बी। देखो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कि किसका क्या समय, तो ये तो सबको पता कि भरतमुनि सबसे पहले आएंगे, 2री शताब्दी के हैं। तो भरतमुनि ने काव्य शास्त्र का खाता खोला था, तो ये तो ठीक है, तो ये सबसे पहले भरतमुनि आएंगे। ये देखो 2री शताब्दी, और 19 आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के, जगन्नाथ क्या है 17वीं शताब्दी के हैं। ये सारे बार बार में पूछे जाते हैं। वीडियो को रोककर आप इसे अच्छी प्रकार से याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाशन वर्ष थोड़ा दिखाई तो दे रहा होगा, है तो धुंधली थोड़ी, ये PDF जूम कर लेना अपनी तरफ से। ठीक है, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है समझ में तो आ रहा है, लेकिन धुंधला तो जरूर कहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अभी क्या, आवा, चाक और आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका, चाक आवा, ये इसको आपको क्रम लगाना है। ठीक है, तो उत्तर तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब आप क्या क्रम लगाओगे, तो सी रहेगा इसका, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक। आपका बंटी आपके पाठ्यक्रम में लगा है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से जरूर पढ़ लेंगे। रुकोगी नहीं राधिका 1967 उषा परिवेंदा है, आपका बंटी 1971, और ये क्या, मन्नू भंडारी। तो यहाँ मैं 1 मिनट के लिए आपका समय लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इसको अच्छी प्रकार से बताना है। आपका बंटी क्या है, इसका ये पहला तो क्या, ये उपन्यास है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1971 है। और तीसरा प्रश्न है ये रचना किसकी है, मन्नू भंडारी की है। और चौथा प्रश्न है ये किस पर आधारित है। तो ये मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ तो उतनी बारी मैं रोती हूँ, क्योंकि ये हमारे आधुनिक युग की जो पति पत्नी हैं, यानी माता पिता, उनके लिए बड़ी ही शिक्षाप्रद ये बातें हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी आप शोषण सहन करें, लेकिन अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं झुक जाएं, अपने स्वार्थ के लिए अपना फैसला ना बदले।
वैसे तो आप सभी समझदार हैं, लेकिन और सभी खुश हो कि भैया का जो गृहस्थी अच्छी चल रही हो। लेकिन इसमें क्या दिखाया कि जो एक पति पत्नी का जो तलाक है, बच्चों को सहन करना पड़ता है, और इसमें जो बच्चा है वो घुट घुट कर जी रहा, न उसे मम्मी का प्यार मिल रहा है, न उसे पापा का प्यार मिल रहा है। वो इधर जाता है तो दूसरे पापा मिलते हैं, इधर जाता है तो दूसरी मम्मी मिलती है। तो ये बड़े ही मार्मिक उपन्यास है, छोटा सा है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें समय निकाल कर, और ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छी सीख देने वाला है। चाक 1997, मैत्री पुष्पा, और आवा 1999, चित्रा मधुगल। तो अब जब भी मुझे मेरे सामने आता है तो मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, और मैं थोड़ी भावुक वैसे इंसान हूँ भी। आवा चित्रा मधुगल के उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो देखो दोस्तों, जहाँ जिस रचना के लिए किसी लेखक या लेखिका को जो सम्मान मिल जाता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन्हें ये क्या याद करना, आवा के लिए 1999, चित्रा मधुगल को उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान मिला है। पहले तो किस रचना पर मिला है वो याद रखना, अब इनका प्रकाशन वर्ष क्या है ये वो याद रखना है, और कौन सा सम्मान मिला है ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, प्रेमाखंड काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो ये आपका रहेगा चंदायन, मर्गावती, पद्मावत, मधुमालती। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसका क्या है, अब इनको मैं आपको समय दिखा देती हूँ इनका। तो चंदायन क्या है, 1939, मुल्ला दाऊद, मर्गावती 1503, कुतुबन की है, पद्मावती 1540, जायसी की है। पद्मावत आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसे आप जरूर पढ़ लेंगे। और जैसे इसके कुछ भाग जैसे नागमती व्यूखंड है वो लगा हुआ है। और मधुमालती क्या है, 1645, मंजन की है। अब क्या 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो मिलान मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ ताकि आप इसे मिलान अच्छी प्रकार से इसका कर सकें। ठीक है, तो देखेंगे। अब क्या है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इधर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये किससे मिलान होगा इसका, तो इसका आपका होगा भूगोल अष्टामूलक से। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, तो इसका होगा आपका फोर्ट विलियम कॉलेज से होगा, ये दूसरा है इसका दूसरा। फिर है मिश्र बंधु का होगा, मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता रही थी, नवरत्न से होगा, हिंदी नवरत्न। फिर है रामविलास शर्मा का कौन सी रचना से होगा, संवेदना से। एक मैं ट्रिक आपको बता देना चाहूँगी, जहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा है जहाँ पर संवेदना समझ लग जाता है, तो देखो ज़्यादातर बता रही हूँ मैं, हो सकता है कहीं मेरे जो नज़रों से चूक हुई हो, तो वहाँ एक मिनट, राम स्वरूप चतुर्वेदी होगा भाई, राम स्वरूप चतुर्वेदी होगा इसका। हाँ, तो मैं संवेदना बता रही थी, राम बोले इसका फिर आपका हो जाएगा भारतीय संस्कृति। अगर आपको संवेदना शब्द मिल जाए तो ज़्यादातर राम स्वरूप चतुर्वेदी ही होगा इसका। ठीक है, एक बार मुझसे भूल हो गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कई बार दिमाग से हम बताना कुछ चाहते हैं और हमारी आवाज़ से कुछ निकल जाता है। तो संवेदना शब्द आपको ज़्यादातर दिखाई दे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी इसका उत्तर आएगा। ये मैंने बहुत सी रचनाओं पर, ये मेरा खुद का अपना अध्ययन है, मैंने बहुत सी रचनाओं में ऐसा अध्ययन करके मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, तो इसी रहेगा इसका उत्तर। अब क्या है, ये आपके दिया है, ये आपको देख लेंगे इसकी व्याख्या। और 27वां प्रश्न देखेंगे, इसमें मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो ये भी क्या है, मिलान करना है, लेकिन काफ़ी आसान इसकी रचना है। ज्योतिश्वर दामोदर, ये देखो ज्योतिश्वर क्या है, इसका रहेगा ज्योतिश्वर का वर्णारत्नाकर। अब क्या है, हमें वर्ण किस में पढ़ने हैं, ज्योति में पढ़ने हैं। अब वर्ण पढ़ने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्योति की आवश्यकता होती है। दामोदर भट्ट, ये दामोदर भट्ट किसकी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो दामोदर व्यक्तिपण एक व्याकरणिक ग्रंथ है, ये कई बार पूछा गया है, ये कैसा ग्रंथ है, व्याकरणिक है। फिर नरपति नालय किसकी रचना है, तो लेखक का नाम है इसकी नरपति नालय के बिसल देव रासो के बारे में मैं बता देना चाहूँगी। पहली बार 12 मासा का वर्णन बिसल देव रासो में किया गया था। रोड़ा कवि राहुल वेल की, ये गद्य और पद्य का मिश्रित भाग है, और ये शिलांग को मतलब कि ये पत्थर पर लिखी गई थी रचना है। और इसमें पहली बार नक्सिक वर्णन, मतलब जो नायिका का जो सौंदर्य वर्णन इसमें पहली बार दिखाया गया है। तो ये सारी रचनाएं आपके सामने हैं। आगे बढ़ते 28वां प्रश्न, ये भी मिलान करना है।
तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप इसे अच्छी प्रकार से मिला सके। तो मिला ले मेरे बताने से पहले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत इसकी क्या है, ग्राम्य है। 1940 के आसपास इसका समय है, 40 ही आएगा भाई। घनानंद की कौन सी रचना है, घनानंद की आपकी रही इश्कलता। इश्कलता कौन सी, घनानंद की है। फिर है केशवदास की जो रचना है, केशवदास की आपकी रहेगी कवि प्रिया। कुतुबन आपकी बहुत ही है प्रसिद्ध, ये मृगावती। तो इस प्रकार से आपके जो यहाँ मिलान देखेंगे, ग्राम्य 1940 सुमित्रानंदन पंत, इश्कलता 1746 घनानंद और कवि प्रिया 1900। इनके प्रकाशन वर्ष याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कवि प्रिया 1601, केशवदास मृगावती 1503, कुतुबन लहर 1933, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये 28वां प्रश्न था। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वही मिलान वाला आ गया, लेकिन ये कटा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको कटा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ इसका। तो इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। रघुवीर सहाय, श्रीकांत, दिनकर और केदारनाथ। और मेरे बताने से पहले आप देख लिया करो ताकि आप अपने नंबर अपने क्या है जांच कर सको। तो रघुवीर सहाय की क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध। मैं थोड़ी सी ट्रिक भी आपको बताऊंगी। जो वीर होते हैं वो आत्महत्या के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि जो वीर लोग होते हैं वो हर परिस्थिति का सामना कर लेते हैं, तो वो आत्महत्या के तो विरुद्ध ही रहेंगे। बेकार लोग आत्महत्या करते हैं। अब क्या है, इसके बाद आपकी श्रीकांत, श्रीकांत की है माया दर्पण। फिर है आपके दिनकर, दिनकर की है परशुराम की प्रतीक्षा। फिर है केदारनाथ अग्रवाल की है, केदारनाथ अग्रवाल की आत्महत्या के विरुद्ध, नहीं आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ फूल नहीं रंग बोलते, माफ़ कीजिए, फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं। और अनामिका किसकी है, ये निराला की है। तो यहाँ अब एक देखेंगे 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये सारे देख लेना, वीडियो को रोक कर आप देख लिया करो। ठीक है, ये मिलान वाले प्रश्न हैं। तो नागार्जुन और नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें आप देखेंगे 30वां प्रश्न, नागार्जुन की क्या है, युगधारा है। फिर नरेश मेहता की है संशय की एक रात। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र की है सतपुड़ा के जंगल। तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में, इसे आप याद कर लेना। केदारनाथ सिंह की है अकाल में सारस। और आत्मजय किसकी, कुंवर नारायण की है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसका विस्तार आपको जरूर दिखाऊंगी। आत्मजय कुंवर नारायण की 1965 में इसको व्यास सम्मान मिला है। कुंवर नारायण को आत्मजय पे 1965 की जो रचना है, लेकिन इसको व्यास सम्मान, ये तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो इसका है प्रकाशन वर्ष 1965 में आत्मजय का, लेकिन इसको व्यास सम्मान कब मिला, 1995 को मिला है। तो कहने को तो ये हमारे 30 प्रश्न हैं, लेकिन भाई इसमें हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन तो कम से कम ठीक हुए हैं। तो और मैं बता दूं, अगर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की पीडीएफ चाहिए तो मात्र और मात्र 999 की है। अभी आपकी परीक्षा में समय आप ले सकते हैं, और मैंने इसका काफ़ी रेट भी घटा दिया है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अभी क्या है, एक एक नहीं आधे आधे नंबर से भी कम की बाजी होगी, मतलब एक एक पॉइंट पे सिलेक्शन होगा, एक एक पॉइंट पे रुकेगा। तो नोट्स ज़रूर ले लें, मैं कहती हूँ मेरे ले लें, कहीं से भी जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और अभी समय है आपकी परीक्षा में 2 महीने पड़े हैं, तो उस 2 महीने का सदुपयोग करें। इससे पहले मैंने 9 वीडियो और डाल दिए निःशुल्क, वो भी आप ज़रूर देखें, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही मैंने 21 की कहानियाँ पढ़ा दी हैं, उपन्यास भी पढ़ाए हैं और नाटक भी पढ़ाए हैं, वो भी आप जरूर निःशुल्क जरूर देख सकते हैं, वो भी देखें। सिर्फ पीडीएफ के पैसे लगे हैं, और पीडीएफ के भी पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको इतनी बड़ी A ग्रेड की जॉब मिलने वाली है। इसके साथ ही और भी मैंने वीडियो डाल रखी हैं, जैसे कि मैंने काव्य शास्त्र यूनिट नंबर 3 की भी करवा दी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मेरे लिए नई ऊर्जा लेकर आता है, और मुझे ये लगता है कि इतने अभ्यर्थी मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं और गति से वीडियो लेकर आती हूँ। और अभी लंबा समय हो गया था, क्योंकि हमारी वाईफाई में दिक्कत हो गई थी, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी।
ठीक है। अगर आपका प्यार और स्नेह मिलता है तो मैं वीडियो प्रतिदिन लेकर आऊँगी। और ज़रूर मैं कहती हूँ कि आपके मतलब मेरे लिए आप एक ऊर्जा हो, आप ही की वजह से मैं यूट्यूब पर टिकी हुई हूँ, वरना कब की छोड़ती होती, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह ही मुझे एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। जैसे कि आपको आवश्यकता होती है कि मतलब कोई ये कहे कि ऐसे पढ़ना है, तो उसे मुझे भी आवश्यकता होती है। तो आप समझे, आप कमेंट करके ज़रूर छोड़े, कमेंट में कंजूसी ना किया करो, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो 1 मिनट के लिए कमेंट तो कर सकते हो ना कि हमें वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। और अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अभी इसको पैसा नहीं लग रहा है, कम से कम वीडियो तो देख ही सकते हो ना, और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न जाएगा, और ये हमारी निरंतर सीरीज चलेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। लगातार हम 2 महीने से लगातार तैयारी करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। जल्दी केवीएस एनवीएस की भर्ती भी आ रही है, तो वो भी नोट्स तैयार है, वो भी आप वो इससे भी आधे रेट में आपको मिल जाएंगे, तो उसके भी नोट्स मिलेंगे, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।